हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वांटिटी कंपैरिजन और डाटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन करेंगे। ये जो आपका एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछा गया था उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस बार का जो एसबीआई पीओ 2026 का मेंस एग्जामिनेशन है उसमें आपका डाटा सफिशिएंसी रहेगा और क्वांटिटी कंपैरिजन वाला रहेगा, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो यही लेवल का क्वेश्चन आप एसबीआई पीओ 2026 मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्या है, गिवन दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीसी। तो देखो डी जो है मिड पॉइंट है एसी और बीसी, एसी का, ठीक है। तो एसी का मिड पॉइंट है और बीसी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, और ये बीसी क्या है, ये डायमीटर है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस दिया हुआ है सर्किल का कितना है, 44 है, ठीक है। तो कह रहा है क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू निकालना है और उसको कंपेयर करना है। तो क्वांटिटी वन में क्या है भाई, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। और दूसरा क्वांटिटी टू मेरा दिया गया है 7 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बस इसमें क्वांटिटी वन निकालना है। तो अभी शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ये जो हाफ सर्किल है उसका एरिया निकालना होगा, ठीक है। बीडीसी जो हाफ सर्किल है इसका जो एरिया होगा वो निकालेंगे, और जो ये ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकल गया तो हो जाएगा ना। तो गाइज अब इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो है इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं, ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब आपने ज्योमेट्री में एक रूल पढ़ा होगा, ये जो मेरा डायमीटर है ये जो है सरकमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को ई है और रेडियस मान लेते हैं इसका आर है, ठीक है। तो दोनों आर आर हो जाएगा, ठीक है। अब ये डी मिड पॉइंट है तो इसको मान लो ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो अब देखना, ध्यान से देखना क्या दिया गया है, सरकमफेरेंस सर्किल का दिया गया। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। तो ये कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर। तो इसको लिखो 2 × 22/7 लिख सकते हैं ना, इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल। ये 44 हो गया। अब ये देखो 44 चला गया, यानी रेडियस कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर सर्किल का। यानी मुझे पता चल गया रेडियस सर्किल का क्या है, 7 है भाई, ठीक है। ये भी क्या है, 7 है। तो अब ध्यान से देखना कि ये जो ट्राइंगल है आपका इसका एरिया क्या होगा भाई, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। मैंने मेंसुरेशन के कॉन्सेप्ट में बताया क्या होता है ट्राइंगल का एरिया, 1/2 बेस। बेस तो इसका ये डायमीटर है ना, ये बीसी, ये बेस है ना। बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये जो डी है, तो ये तो रेडियस ही है ना। ये जो रेडियस है, ये डी तो रेडियस है, तो बीसी कितना दिया गया है मेरा भाई, बीसी तो आपका 7 7 कितना हो जाएगा, 14। और डी कितना हो जाएगा भाई, डी कितना हो जाएगा आपका, डी तो ये रेडियस है, ये तो 7 है। तो ये कितना हो गया गाइज, ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ट्राइंगल का जो एरिया है ये पता चल गया। अब सर्किल का एरिया क्या होगा, देखो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो रेडियस क्या है भाई, यहाँ रेडियस तो 7 है, तो 7 × 7 किया तो ये कितना हो गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया ना। अब ये जो हाफ सर्किल है, मतलब ये हाफ सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, a/2 ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो अब मुझे हाफ सर्किल का एरिया पता चल गया और इस ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, तो इस दोनों को माइनस कर देंगे तो ये शेडेड वाला का एरिया निकल जाएगा ना। तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा भाई, शेडेड पोर्शन का जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, जो पूरा हाफ सर्किल का एरिया है जो कि कितना है भाई, 77 है। और जो है आपका ट्राइंगल जो है उसका एरिया वो कितना है, 49 है। तो ये कितना हो जाएगा गाइस, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरा क्वांटिटी वन क्या है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्वांटिटी टू क्या है, क्वांटिटी टू तो दिया है 7 पाई है। तो 7 पाई कितना हो जाएगा, पाई 22/7 होता है, यानी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वांटिटी टू क्या है मेरा, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसमें कौन भरा है, क्वांटिटी वन क्या है मेरा, ग्रेटर देन क्वांटिटी टू, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर, ठीक है। चलो मूव ऑन करते हैं, अब नेक्स्ट क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन में, तो इसमें देखो क्वांटिटी वन मेरा दिया गया है भाई, क्वांटिटी वन क्या दिया गया है, ये है आपको 18x³ y³ है, ठीक है। और यहाँ क्वांटिटी टू क्या दिया गया है मेरा, क्वांटिटी टू दिया गया है 12x4 y4, ठीक है।
अब यहाँ कह रहा है कि x क्या है मेरा ग्रेटर देन 0 है और y क्या है लेस देन 0 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप कोई भी एक वैल्यू ले लो, मान लो x 0 से बड़ा है तो x का वैल्यू 1 ले लो और y 0 से छोटा है तो -1 ले लो। अब क्वांटिटी 1 देख लो कितना आता है, 18x क्यू कितना हो जाएगा, 18 इंटू 1 इंटू वाई क्यू -1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा क्वांटिटी 1 -18। और क्वांटिटी 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू, ये तो प्लस ही आएगा ना क्योंकि ये 4 है का इवन नंबर पावर रहता है तो माइनस का भी प्लस हो जाता है। तो मेरा क्या है भाई क्वांटिटी 1 क्या है लेस देन क्वांटिटी 2 है, ठीक है। और ये आपको ऐसे ही पता चल गया कि अगर ये निगेटिव है और ये क्यू में है तो ये वाला क्या होगा कम होगा, और ये इवन का पावर है तो ये ज्यादा होगा। तो मेरा क्वांटिटी 1 क्या होगा लेस देन क्वांटिटी 2, तो क्या हो जाएगा बी विल बी द आंसर। तो देख रहे हो ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन था। तो इजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, बस आपको ढूंढना होता है इजी क्वेश्चन, ठीक है। सेलेक्टिव होके क्वेश्चन सॉल्व करना, बहुत बच्चे क्या है हार्ड क्वेश्चन में उलझे रहते हैं और ये इजी क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, मिस हो जाता है उनको, ठीक है। तो मेक श्योर एक बार पेपर का ओवरव्यू ले लेना, आपको इस तरह के इजी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है आपका क्वांटिटी कंपैरिजन वाला। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इन द रेशियो 6:1। मतलब स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में और स्पीड ऑफ करंट का रेशियो दिया गया है 6:1 है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन 2 आवर्स अपस्ट्रीम एंड इन 2 आवर डाउनस्ट्रीम इज 8 किलोमीटर। मतलब जो है मेरा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस को जो कवर करता है और अपस्ट्रीम स्पीड को जो डिस्टेंस कवर करता है 2 आवर्स में, वो कितना डिफरेंस है भाई 8 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, क्वांटिटी 1 में स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा और क्वांटिटी 2 क्या है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट हु गोज 28 किलोमीटर इन 2 आवर। तो इसको हमको क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 निकाल के कंपेयर करना है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको यूज करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है भाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड इन 2 घंटे में जितना जाता है और ये अपस्ट्रीम स्पीड 2 घंटे में जितना जाता है, यही ना हमको कितना दिया गया है भाई 8 दिया गया है ना। अब यहां से देखो ये रेशियो दिया गया है, इसको मान लेते हैं एक्स है। तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, मेरा डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है भाई, मतलब जो करंट के साथ स्पीड होता है वो क्या होता है बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 6x प्लस एक्स 7x हो जाएगा ना। और मेरा अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है करंट के अगेंस्ट स्पीड जो होता है बोट का, तो वीबी माइनस वी एस, यानी बोट का स्पीड बाई माइनस करंट का स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा 5x। तो वी डी वी यू पता चल गया, तो यहाँ हम लोग उसको सब्स्टिट्यूट कर देते, तो वी डी कितना है भाई 7x है, तो ये कितना हो जाएगा 14x। और ये कितना है वी यू 5x है, तो ये कितना हो जाएगा 10x। तो ये कितना हो गया 8 हो गया। यानी यहाँ से 4x कितना हो गया 8 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया भाई 2 हो गया। तो हमको क्या बोल रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर चाहिए, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट क्या है 6x है ना, तो x का वैल्यू पता चल गया 2 है, तो 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी मेरा क्वांटिटी 1 कितना है 12 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब जो क्वांटिटी 2 है वो क्या है स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट हु गोज 28 किलोमीटर इन 2 आवर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा 28/2, यानी कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 निकल गया, तो क्या है मेरा क्वांटिटी क्या है 1 जो है लेस देन है क्वांटिटी 2 है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, इसमें आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से बनाओगे तो ये आपको एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। आपको क्या ये क्वेश्चन हार्ड लगा, इस बार के एसबीआई पीओ 2026 मेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेवल यही रहेगा। तो मेक श्योर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें देखो क्या है ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो इसको इन्फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लो। कह रहा है फॉलोइंग क्वेश्चन आर एक्कम्पनीड बाय 3 स्टेटमेंट ए बी सी और 1 2 3, ठीक है। मतलब कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट है मेरा ए बी सी। अब कह रहा है यू हैव टू डिटरमाइन विच स्टेटमेंट इज बाई आर नेसेसरी बाई सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमको ये बताना है कि किस स्टेटमेंट से मेरा क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है, कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है आंसर को देने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज मैन एंड वोमेन कैन डू द वर्क व्हेन वर्किंग टुगेदर। कह रहा है अगर मैन और वोमेन साथ में काम करे तो कितने दिन में काम कर लेगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए 3 मेरा डाटा सेट दिया है ए बी सी। तो आप किसके मदद से निकाल सकते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो पहला ए में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, द रेशियो बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वोमेन इज 3:1। मतलब मैन और वोमेन का जो एफिशिएंसी है ये कितना दिया गया भाई 3:1। यानी कहने का मतलब है आदमी 3 गुना ज्यादा जल्दी मतलब वोमेन से काम कंप्लीट कर लेता है, ठीक है।
तो ये आपको पता है ना, एफिशिएंसी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अगर एफिशिएंसी ये है तो ये क्या हो जाता है, रेशियो TW/TM होगा। मतलब टाइम टेकन बाय वुमेन कितना हो जाएगा, जितना 3 टाइम्स जितना मैन टाइम लेगा, यही होता है ना, क्योंकि मैन का एफिशिएंसी ज्यादा है तो मैन कम टाइम में काम खत्म करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग को एफिशिएंसी दिया हुआ है, ये तो ठीक है, मैन और वोमेन का एफिशिएंसी दिया है। चलो इसको मान लेते हैं ये 3x है और x है, लेकिन बस इतना दिया गया है, तो इससे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट ए से सिर्फ कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टेटमेंट बी में क्या दिया गया है भाई। कह रहा है मैन एंड चाइल्ड कैन डू 1/3 वर्क इन 9 डेज। तो बी में क्या कह रहा है, मैन और चाइल्ड जो है 1/3 वर्क को कितने टाइम में कर लेता है, 9 डेज में, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि मैन और चिल्ड्रेन जो है पूरा जो 1 पार्ट वर्क को 27 डेज में कर लेता है, ठीक है। क्योंकि 1/3 को 9 डेज में कर रहा है तो पूरा 1 पार्ट को कितने में करेगा, 27 डेज में। लेकिन इससे भी हम लोग आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को क्या आंसर करना है कि मैन और वोमेन मिल के कितने दिन में काम करेगा, ठीक है। तो इससे हम लोग नहीं कर सकते। अब सी में देखते हैं क्या दिया गया है, देखो सी में क्या दिया गया है कि वोमेन कैन डू 2/3 ऑफ द वर्क इन 14 डे, ठीक है। तो वोमेन जो है 2/3 वर्क को कितने टाइम में कर लेती है भाई, 14 दिन में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना आप, वोमेन जो है 2/3 काम को 14 दिन में कर रही है, तो यानी वोमेन जो है पूरा 1 पार्ट काम को कितने दिन में करेगी, 14 × 3/2, यानी कितना हो जाएगा, 21 डेज में वोमेन जो है काम को पूरा कर लेगी। अब देखो, अब मुझे भी स्टेटमेंट बी तो कोई काम का नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें मैन और चिल्ड्रन का इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन सी को हम लोग यूज कर सकते हैं, ए और सी को साथ में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ए और सी को यूज करते हैं। देखो ए में क्या दिया गया है कि मैन और वोमेन का एफिशिएंसी क्या है भाई, 3:1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वोमेन जो है, मैंने अभी बताया था आपको, टाइम का रेशियो क्या निकाल दिया था, देखो TW3 टाइम TM है ना। मतलब वोमेन कितना टाइम लेती है, 3 टाइम जितना मैन टाइम लेता है। तो अब इसके मुझे पता है वोमेन 21 डेज ले रही है, ठीक है, तो मैन कितना लेगा, 7 डेज, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया ना कि वोमेन कितने दिन में काम कर रही है और मैन कितने दिन में काम कर रहा है। तो अब है मैन और वोमेन टुगेदर मिलके कितने दिन में करेगा, ये तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना, 1/7 प्लस 1/21 होगा। 1 पार्ट इतने दिन में करेगा ना, यानी कितना हो जाएगा ये 21, और क्या हो जाएगा 3 + 1, यानी मैन और वोमेन मिलके टोटल 1 पार्ट काम को कितने में करेगा, 21/4 डेज में ही हो जाएगा ना। तो मतलब पता चल गया मुझे, ए और सी के कॉम्बिनेशन से मुझे पता चल गया, ठीक है। और मतलब बी के कॉम्बिनेशन से हमको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये मैन और चिल्ड्रन का दिया है, तो इससे हम लोग यूज नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, ओनली ए एंड सी टुगेदर इज सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो मजेदार क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका पार्टनरशिप पे बेस्ड डाटा सफिशिएंसी है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द शेयर ऑफ आर इन द प्रॉफिट अर्न बाय VRA। तो 3% है, VRA है, इसमें कह रहा है आर का प्रॉफिट क्या होगा। तो किस स्टेटमेंट से ये आंसर निकलेगा, इसको देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई, दे टुगेदर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹54,000 इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है भाई, 54,000 है 1 ईयर में। तो इससे तो हमको नहीं पता चलेगा कि आर का प्रॉफिट कितना है। अब दूसरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। आर का जो इन्वेस्टमेंट है 25% लेस है देन बी एंड 50% मोर देन ए। तो देखो बी का मान लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो है 120x है, तो क्या कह रहा है, आर का इन्वेस्टमेंट इससे 25% कम है, तो इस कितना हो जाएगा आर का इन्वेस्टमेंट, इसका 3/4 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 90x हो जाएगा। अब आर का जो इन्वेस्टमेंट है 50% ज्यादा है ए से, तो मान लो ए का इन्वेस्टमेंट अगर वाई है, तो ये आर का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 150/100, ठीक है, यानी 3y/2 हो जाएगा ना। और ये तो दिया गया है 90x है, यानी y कितना हो गया भाई, ये 30 से चला गया ना, y कितना हो गया 60x। मतलब जो है मेरा ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, 60x है। तो अब देखो मुझे पता चल गया VRA का इन्वेस्टमेंट पता चल गया ना, किस रेशियो में चल रहा है भाई, V का 120x है, R का कितना है 90x है, और A का कितना है भाई 60x है। 30 से चला जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता चल गया और मुझे टाइम पता है, तो पहला और दूसरा अगर स्टेटमेंट को कंबाइन करेंगे तो पता चल जाएगा ना। क्योंकि देखो पहला स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, टोटल प्रॉफिट दिया गया है, ये कितना है 54,000 है। और टाइम पीरियड क्या है भाई, टाइम पीरियड जो है ये सबका 1 ईयर है, सब 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो है ये इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है, यही होता है ना। तो 4:3:2 हो जाएगा VRA का। तो यहाँ आर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, आर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 3/4
4 3 7 2 9 और जो इंटू टोटल प्रॉफिट कितना है 54,000 है। तो यानी ये कितना हो जाएगा 18,000। तो खैर हमको वो निकालना नहीं है, लेकिन हम लोग को पता चल गया ना कि आर का जो है प्रॉफिट ये स्टेटमेंट 1 और 2 से पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेटमेंट 3 में क्या दिया गया है। प्रॉफिट ऑफ बी इज ₹4,000 मोर देन दैट ऑफ ए। तो देखो स्टेटमेंट 3 में दिया गया है जो मेरा भी का प्रॉफिट है ये 4,000 ज्यादा है जितना ए का प्रॉफिट है। तो देखो स्टेटमेंट 1 को यूज कर सकते हैं मेरे हिसाब से। स्टेटमेंट 1 में क्या दिया गया भाई, इस देखो स्टेटमेंट 2 में मेरा क्या दिया गया है भाई, प्रॉफिट का रेशियो मुझे पता है 4:3:2 है, पता है ना। तो देखो यानी अगर प्रॉफिट का रेशियो क्या है भाई, भी का जो है प्रॉफिट कितना है, मान लो 4x है, तो ए का प्रॉफिट कितना है, ए का प्रॉफिट कितना है भाई, ए का जो प्रॉफिट है ये है ना 2x है ना, 2x हो जाएगा। तो यानी यहाँ क्या हो गया मेरा 2x हो गया 4,000 हो गया ना, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 2,000 हो गया। तो यानी यहाँ से भी मुझे पता चल जाएगा कि r का प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, क्योंकि देखो प्रॉफिट का रेशियो जो है भी आर ए का कितना है, ये है ना 4:3:2 है। यानी अगर ये 4x है तो ये 3x है तो ये 2x है। अब x का वैल्यू पता चल गया 2,000 है, तो ये कितना हो जाएगा 8,000। और ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6,000। और ये कितना हो जाएगा 4,000। तो अभी भी मुझे जो आर का प्रॉफिट है 6,000 पता चल गया ना आर का प्रॉफिट। तो मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 से भी मुझे पता चल गया आंसर आर का प्रॉफिट कितना होगा, ये भी हो गया। अब देखते हैं 1 और 3 से क्या पता चलेगा। तो देखो 1 में जो है मुझे टोटल प्रॉफिट दिया गया है, 1 में मुझे क्या दिया गया है, टोटल प्रॉफिट 54,000 है और ये 1 साल के लिए होता है। और इसमें जो है स्टेटमेंट 3 में मेरा क्या दिया गया है, प्रॉफिट जो है भी का 4,000 ज्यादा है प्रॉफिट ए के। तो इससे तो पता देखो इसमें क्या दिया गया 4,000 ज्यादा है ए से, तो इसमें मुझे रेशियो नहीं पता है ना प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट पता है। तो मतलब इस दोनों से हमको आर का प्रॉफिट पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि अगर रेशियो पता होता तो हम लोग पीवी पीए को एक वेरिएबल का निकाल लेते और आर का प्रॉफिट निकाल लेते। ठीक है, तो यानी 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 और 3 से आंसर पता चलेगा और 1 और 2 से पता चलेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। इसमें देखो बी 2 एंड आइदर 1 और 3 ओनली, मतलब 2 के साथ 1 या 2 के साथ 3 मिलके आंसर दे देगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा बी विल बी द आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन को ध्यान से देखना, कभी कभी बच्चे ऑप्शन देखने में भी गड़बड़ी कर देते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले 1 और 2 को देखेंगे, फिर 2 और 3 को देखेंगे, फिर 1 और 3 को देखेंगे और 1 2 3 को भी देख लेंगे। अगर तीनों से भी मिलके कभी कभी आंसर आता है। ठीक है, तो ध्यान से ऑप्शन को देख लेना। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम में। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए बोट टेक्स 2 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट टू ए टू बी इन स्टिल वाटर। मतलब एक बोट है वो ए से बी जाता है स्टिल वाटर में, कितने घंटे में जाता है भाई 2 आवर्स में जाता है। ठीक है, यानी ये वेलोसिटी ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में पता चलेगा। अब कह रहा है टू फाइंड आउट द स्पीड अपस्ट्रीम, मतलब अपस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज आर रिक्वायर्ड, कौन सा इन्फॉर्मेशन इसमें मुझे अपस्ट्रीम स्पीड दे देगा। ठीक है, तो इस केस में क्या है भाई, मान लेते हैं जो ये डिस्टेंस है ये मान लेते हैं डी है। ठीक है, और जो है मेरा स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और स्पीड ऑफ करंट मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब मुझे इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया भाई, देखते हैं किस इन्फॉर्मेशन से अपस्ट्रीम स्पीड निकल सकता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी अगर ये दिया रहे तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट मतलब डी दिया रहे, अगर डी का वैल्यू दिया रहे तो मेरा क्या है भाई, डिस्टेंस अगर दिया रहे तो ये क्या हो जाएगा, ए में क्या दिया गया है मेरा डी जो है गिवन है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड गिवन है। ठीक है, तो सिर्फ ए से तो अपस्ट्रीम स्पीड नहीं निकलेगा। अपस्ट्रीम स्पीड बेसिकली क्या होता है भाई, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ये पता करने के लिए सिर्फ इससे तो नहीं निकल सकता। अब और देखते हैं स्टेटमेंट बी को देख लेते हैं। स्टेटमेंट बी में क्या दिया गया भाई, टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए, मतलब बी टू ए डाउन स्ट्रीम जाने में मुझे दिया गया कितना टाइम पता है। ठीक है, तो मतलब क्या दिया गया है, मतलब डिस्टेंस बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है भाई मेरा, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम होता है ना। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जितना बोट का स्पीड है प्लस जितना करंट का स्पीड है, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो मतलब डी बाई एक्स प्लस वाई मेरा गिवन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखना कि यहाँ पे मुझे पहला क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया था कि एक बोट को जो है ए से बी जाने में 2 घंटा लग रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट क्या होता है भाई, जितना डिस्टेंस कवर करेगा और जितना टाइम लेगा, यही होगा ना, डिस्टेंस बाई टाइम।
यानी मुझे क्या पता था, वेलोसिटी ऑफ बोट क्या था यहाँ पे, ये तो क्या था, x था ना, मतलब d इक्वल टू 2x मुझे पता है, क्वेश्चन से ही पता है। अब देखो स्टेटमेंट ए में मुझे डी पता है, गिवन है, तो यहाँ से यानी एक्स पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी पता है, एक्स पता है, तो मुझे वाई पता चल जाएगा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, अपस्ट्रीम स्पीड ये चाहिए ना, अपस्ट्रीम स्पीड क्या है, वी बी माइनस वी एस, बेसिकली वी बी क्या है मेरा, एक्स माइनस वाई, मतलब अगर एक्स का वैल्यू पता चल गया और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा तो मेरा अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल जाएगा ना ये। तो मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट जो है मेरा ए और बी से हम लोग आंसर कर सकते हैं ना, ए और बी को कंबाइन करके आंसर किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं सी में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, सी स्टेटमेंट में क्या कह रहा है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऑफ वाटर इज गिवन, मतलब y का वैल्यू दिया गया है। तो अब ध्यान से देखना कि b और c को कंबाइन करते हैं, b में मुझे क्या पता है भाई, फिर से देखो क्वेश्चन में d इक्वल टू 2x पता है मुझे, और यहाँ पे मेरे मुझे कह रहा है y का वैल्यू पता है। तो देखो यहाँ d बाई एक्स का जो है, इसमें एक इक्वेशन आ जाएगा, एक d इक्वल टू 2x भी है, ये भी पता है मुझे, तो मतलब यहाँ से भी मुझे क्या होगा, x का वैल्यू पता चल जाएगा। जब x और y का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू तो गिवन है c में, ठीक है, और x का वैल्यू पता चल जाएगा, तो यानी अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल जाएगा ना, x माइनस वाई, मतलब b और c को भी कंबाइन करके हम आंसर कर सकते हैं। अब a और c को देखते हैं, a में क्या है मेरा, d गिवन है, मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो यानी x का वैल्यू पता चल जाएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में d इक्वल टू 2x है। तो अब देखो मुझे d पता चल गया, x पता चल गया, और जो है मेरा c जो है, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम तो पता है c के, y गिवन है, तो d और x और y पता ही है, तो मेरा अपस्ट्रीम स्पीड भी पता चल जाएगा ना, ये भी पता चल जाएगा x माइनस वाई। तो मतलब क्या है कि हम a और b से भी आंसर कर सकते हैं, b और c से भी आंसर कर सकते हैं, और c और a को मिला के भी आंसर कर सकते हैं, मतलब एनी टू स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा इसमें भाई, इसमें आंसर हो जाएगा एनी वन पेयर ऑफ ए एन बी, बी एन सी और सी एन ए इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मूव ऑन करते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में, ये आपका मेंसुरेशन पे बेस्ड है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ए रेक्टेंगुलर हॉल, मतलब एक रेक्टेंगुलर हॉल है उसको फ्लोर करने में कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। तो पहले देखो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, पहला में क्या दिया गया है, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द हॉल आर इन द रेशियो 3:2, मतलब लंबाई और चौड़ाई जो हॉल का रेशियो दिया गया है मुझे, ठीक है। तो इससे तो सिर्फ नहीं पता चलेगा, इसमें तो और इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब स्टेटमेंट 2 को देख लेते हैं, द लेंथ ऑफ द हॉल इज 48 मीटर, अब जो हॉल का लंबाई है 48 मीटर है, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, एक्स का वैल्यू 16 हो गया ना, यानी ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹850 पर स्क्वायर मीटर, मतलब इसका पर स्क्वायर मीटर जो है 1 मीटर स्क्वायर को फ्लोर करने में कितना 850 लग रहा है। तो एरिया इसका पता चल जाएगा ना, 48 इंटू 32, यानी टोटल जो है कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पता चल जाएगा। मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से मुझे पता चल जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या होगा, ठीक है, ये पता चल रहा है ना, इसको फ्लोरिंग करने में कितना कॉस्ट लगेगा। अब स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं, स्टेटमेंट 3 में क्या दिया गया है, द पेरीमीटर ऑफ द हॉल इज 160 मीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इज ₹850 पर स्क्वायर मीटर। तो ध्यान से देखना कि पेरीमीटर दिया गया है, तो अगर 1 और 3 को यूज करो तो 1 में मुझे पता है ना, लेंथ है कितना 3x और ब्रेथ है कितना 2x, रेशियो दिया गया है ना लेंथ और ब्रेथ का, और कॉस्ट दिया मुझे, पेरीमीटर कितना होता है 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेथ होता है पेरीमीटर, तो ये कितना दिया गया भाई 160 मीटर है। तो यानी यहाँ से पता चल जाएगा ना x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा और 5x हो जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। मतलब अभी भी मुझे पता चल गया ना, ये इसका लेंथ कितना है 48 और इसका ब्रेथ कितना है 32, मतलब एरिया पता चल गया। और पर स्क्वायर मीटर 850 है, तो एरिया है तो 850 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा ना कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या होगा। तो मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 और 3 से भी मुझे पता चल रहा है, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या होगा। अब स्टेटमेंट 2 और 3 को देखते हैं। अब स्टेटमेंट 2 में क्या है भाई, लेंथ ऑफ द हॉल दिया हुआ है कि 48 मीटर है, और मुझे क्या दिया गया है, और 3 में क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है ना, तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि इसका ब्रेथ कितना है, ये पता चल जाएगा ना कितना है, ये 80 है, यानी बी कितना हो जाएगा, ये आपको 32 हो जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ पता है तो मुझे एरिया पता चल जाएगा, और पर स्क्वायर मीटर दोनों में 850 है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग पता चल जाएगा। मतलब क्या हुआ, 2 और 3 से भी मुझे आंसर पता चल जा रहा है, मतलब एनी टू ऑफ द टुगेदर अगर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसमें, एनी टू ऑफ द थ्री इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है।
तो गाइस अब आते हैं डाटा सफिशिएंसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका नंबर सिस्टम पे बेस्ड बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है फाइंड द टू डिजिट नंबर। हमको टू डिजिट नंबर खोजना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है? पहला इन्फॉर्मेशन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट इज 26। तो देखो टू डिजिट नंबर का फॉर्मेट क्या होता है भाई? मान लेते हैं 10x प्लस वाई, यही होता है ना टू डिजिट नंबर का फॉर्मेट। अब इसमें जो है x और y कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू डिजिट जो है वो कितना है भाई? 26 है, ठीक है। और जो है मेरा दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इससे तो नहीं पता चलेगा ना एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। तो मुझे एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए, तब वो टू डिजिट पता चल जाएगा ना। अब स्टेटमेंट टू को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें कह रहा है द रेशियो बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट नंबर इज 5:2। मतलब टू डिजिट नंबर जो है, मतलब क्या है? टू डिजिट नंबर आपका क्या है? 10x प्लस वाई है। और जो है सम ऑफ द डिजिट जो है, सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा भाई? एक्स प्लस वाई। ये कितना दिया गया है? 5:2, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, वन और टू से दो मुझे दो इक्वेशन एक्स और वाई में मिल रहा है, तो मतलब वन और टू से तो पता चल जाएगा ना। मतलब वन एंड टू से तो मुझे पता चल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। तो मतलब क्या हुआ, वन एंड टू से हम लोग को एक्स वाई का वैल्यू पता चल गया, तो मतलब टू डिजिट पता चल गया, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई? इसमें दिया गया है द डिजिट इन द 10th प्लेस इज 4 लेस देन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। मतलब 10th प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 कम है जितना यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। तो मेरा ये क्या है? यूनिट प्लेस पे y है और 10th प्लेस पे x है। तो क्या है मेरा? 10th प्लेस जो है y है, ये क्या है? y माइनस एक्स कितना है भाई? 4 है, ठीक है। तो इससे भी देखो, अगर टू और थ्री को कंबाइन करोगे आप तो x और y का दो इक्वेशन होगा, तो x और y का वैल्यू निकल जाएगा ना। एक्स और वाई का वैल्यू पता चल जाएगा हमको, ठीक है। तो यानी टू और थ्री से भी आंसर कर सकते हैं। अब देखो वन और थ्री से आंसर कर सकते हैं, इसको देख लेते हैं। देखो वन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 26 है और थ्री में भी एक इक्वेशन है वाई माइनस एक्स फोर्थ, यानी वन और थ्री से भी आंसर कर सकते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। मतलब एनी टू ऑफ द थ्री सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। डी क्या हो जाएगा? आंसर। तो गाइज अब आते हैं नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में। ये आपका प्रोबेबिलिटी पे बेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने में मजा आने वाला है। देखो इसमें क्या कह रहा है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग विच कंटेन्स पिंक एंड ग्रीन बॉल ओनली 16। तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पिंक बॉल। मतलब एक मेरा क्या है? बैग है, ठीक है। एक बैग में दो तरह का बॉल है, दो कलर का बॉल है इस बैग में। इस बैग में किस कलर का बॉल है भाई? देखो पिंक कलर का बॉल है और ग्रीन कलर का बॉल है। और टोटल जो बॉल है ये दिया गया है कितना है? 16 है, ठीक है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ पिंक बॉल्स कितना होगा भाई, ये पूछ रहा है। तो देखो पहले स्टेटमेंट ए को देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट ए में क्या दिया गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए पिंक बॉल इज लेस देन 0.1875, ठीक है। मतलब पिंक बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी की पिंक बॉल निकले, ये दिया गया है कितना भाई? ये दिया गया है लेस देन 0.1875। तो यहाँ ध्यान से देखना, ये जो फ्रैक्शन है आपका, ये बेसिकली क्या है? ये 3/16 होता है, ठीक है। तो मेक श्योर आप जो फ्रैक्शन का कन्वर्जन थोड़ा माइंड में रखना, क्योंकि ये सिंपल हो जाता है। तो अब प्रोबेबिलिटी जो है पिंक बॉल निकालने का लेस देन 3/16 है, तो इसका क्या हम लोग मतलब समझ सकते हैं भाई? तो देखो या तो क्या हो सकता है, या तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/16 होगा, या क्या होगा? 2/16 होगा, यही होगा ना। इसका मतलब पिंक बॉल क्या हो सकता है? या तो एक हो सकता है या दो हो सकता है, ठीक है। पिंक बॉल का क्या पॉसिबिलिटी है भाई? नंबर ऑफ पिंक बॉल क्या हो सकता है? वन और टू। मतलब एग्जैक्ट तो नहीं पता चला ना मुझे ए से कि कितना पिंक बॉल है। तो अब अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बी में क्या बोल रहा है भाई। तो बी स्टेटमेंट में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स, ये दिया गया है लेस देन वन माइनस जितना प्रोबेबिलिटी ऑफ पिंक बॉल ड्रॉ करने का है, ठीक है। तो देखो दो ग्रीन बॉल निकालने का जो पॉसिबिलिटी है, इस बैग से दो ग्रीन बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी दिया गया है भाई? प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल निकालने का क्या दिया गया है? लेस देन वन माइनस जितना पिंक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्या दिया गया है? बेसिकली वन माइनस 3/16, यानी कितना है? लेस देन 13/16। तो दो ग्रीन बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा भाई? हमको पता नहीं है कितना पिंक बॉल और ग्रीन बॉल है, तो इससे तो हम लोग कुछ नहीं निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ग्रीन बॉल का पॉसिबिलिटी है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, लेस देन है। तो हम लोग इससे तो कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो देखो सी में दिया गया है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिंक बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स इज 12। तो सी स्टेटमेंट में क्या दिया गया भाई? नंबर ऑफ पिंक बॉल और ग्रीन बॉल के बीच का जो डिफरेंस है ये 12 है। तो इसमें ये नहीं पता है हमको कि पिंक बॉल ग्रीन बॉल से ज्यादा है कि ग्रीन बॉल पिंक बॉल से ज्यादा है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इसमें मुझे डाउट है कि इसमें से कौन सा ट्रू है, या तो ये होगा या ये होगा,
ठीक है। लेकिन जब हम लोग स्टेटमेंट ए को देखते हैं तो यहाँ क्या है, पिंक बॉल है, या तो 1 होगा या 2 होगा। इसका मतलब क्या है, पिंक बॉल जो है लेस देन ग्रीन बॉल है, यानी ग्रीन बॉल ज्यादा होगा ना, क्योंकि टोटल बॉल तो 16 है। यानी अगर स्टेटमेंट ए और सी को मिक्स कर देंगे तब हमको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ पिंक बॉल कितना है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ए और सी मिलके आंसर करेगा। लेकिन अगर बी को हम लोग इंक्लूड करेंगे तो बी से तो हम लोग को कुछ भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे, क्योंकि दो ग्रीन बॉल निकालने का पॉसिबिलिटी तो क्या हो गया, दो ग्रीन बॉल निकाला। अब ये नहीं मुझे पता है कि इसमें ग्रीन बॉल कितना है, पिंक बॉल कितना है, ठीक है। और अगर इसको बी को ए के साथ भी मिला लो तो ए से भी कोई ऐसा आइडिया नहीं लग रहा है, 1 और 2 है। और अगर सी को भी मिला लो तो पी और जी का डिफरेंस दिया गया है। तो हम लोग बी को सी के साथ भी मिलाएंगे तो भी नहीं निकलेगा, बी को ए के साथ मिलाएंगे तब भी नहीं निकलेगा, ठीक है। यानी ए और सी जो है यही मिलके नंबर ऑफ पिंक बॉल कितना इसका इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा गाइज, आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइज मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट सी आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन पे। ये आपका बोट एंड स्ट्रीम पे बेस है, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा भाई, ये पूछ रहा है। अब डाटा क्या दिया गया है, ए में दिया गया है कि सम ऑफ टाइम टेकन बाय बोट इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 27 आवर्स। मतलब टाइम जो लगता है अपस्ट्रीम जाने में और डाउनस्ट्रीम जाने में टोटल कितना दिया गया है, 27 आवर्स है, ठीक है। और क्या दिया गया है, टू कवर डिस्टेंस 270 किलोमीटर ईच। मतलब अपस्ट्रीम में भी 270 किलोमीटर जा रहा है और डाउन स्ट्रीम में भी 270 किलोमीटर जा रहा है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है ना। इसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, 270 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो ये लिख लिया 27। यानी यहाँ से मेरा क्या आ गया, 1/अपस्ट्रीम स्पीड प्लस 1/डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो जाएगा भाई, ये 1/10 लिख सकते हैं ना। 270 को उधर लेके चले गए तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो क्या कह रहा है, इस स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 45 किलोमीटर पर आवर। स्टेटमेंट बी में क्या बोल रहा है मेरा, स्पीड ऑफ बोट जो है वो कितना दिया गया है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो गाइस यहाँ ध्यान से देखना, हमको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा, यही निकालना है ना। तो बेसिकली जो मेरा यहाँ पे देखोगे इक्वेशन 1 में, मान लो वेलोसिटी। तो गाइज हम लोग देखो, इससे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा स्ट्रीम का स्पीड बी से, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ए का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और बी को कंबाइन करके देखते हैं किससे कुछ निकल पाएगा। तो देखो ए से हमको क्या पता है कि अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा बेसिकली, ये जो है वेलोसिटी ऑफ बोट और प्लस मान लो स्ट्रीम का स्पीड एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 45 माइनस एक्स हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाता है, बोट का स्पीड प्लस जो है स्ट्रीम का स्पीड, ये होता है ना। तो अब इक्वेशन 1 से देखो, वी यू 45 माइनस एक्स, 1/45 प्लस एक्स मुझे दिया गया है कितना, 1/10। तो यहाँ से हमको तो एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा ना। अब एक्स का वैल्यू निकालने मत लगना, इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम पता कर सकते हैं ए और बी को कंबाइन करके। तो ए और बी से हम लोग आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब इको सी को देखते हैं, सी में क्या दिया गया है भाई, तो ये आपका एक्चुअली सी है, ठीक है। तो सी में कह रहा है बोट कवर 90 किलोमीटर इन 7 आवर वाइल रोइंग इन अपस्ट्रीम। तो स्टेटमेंट सी में क्या दिया गया भाई, अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया है। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया गया है, 90/7, ठीक है, 90/7 किलोमीटर पर आवर। तो गाइज यहाँ ध्यान से देखना, इससे भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम सिंगल हैंडेडली नहीं निकाल सकते हैं। तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकलेगा भाई, मान लो हम लोग इसको कंबाइन करते हैं ए के साथ। तो ए में क्या दिया गया है, 1/vu प्लस 1/vd10 दिया गया है। और हमको vu पता है यहाँ से, ठीक है। तो vd निकल जाएगा ना। अब vd निकल जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्ट्रीम का स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, vd माइनस vu/2 होता है। अब डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2 होता है ना, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यानी मतलब ए और सी को कंबाइन करने से भी मेरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग और क्या कॉम्बिनेशन है भाई, और क्या कॉम्बिनेशन, ए और बी से मिल रहा है आंसर, ए सी से मिल रहा है, बी और सी से देखते हैं आंसर मिल पाएगा क्या। तो देखो बी में दिया गया है वेलोसिटी ऑफ बोट मुझे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट दिया गया है मुझे 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ जो है अपस्ट्रीम स्पीड दिया गया है, अपस्ट्रीम स्पीड। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। तो गाइज हमको अपस्ट्रीम स्पीड पता है और ये मुझे वेलोसिटी ऑफ बोट पता है, तो वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यहाँ से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया मेरा, बी और सी से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो मतलब कोई भी दो स्टेटमेंट को अगर हम साथ में लेंगे तो मेरा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, डी हो जाएगा, एनी टू स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो डी क्या हो जाएगा मेरा आंसर।
तो गाइस अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नंबर सिस्टम पे आपका डाटा सफिशिएंसी बेस है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है इज बी लेस देन ए, क्या बी ए से कम है? तो अब इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है मेरा, ए जो है ये क्या है, बी इज इक्वल टू 1 बाई ए का पावर -5। तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, ए का पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे ए का जो साइन होगा वही बी का साइन होगा ना। मान लो गाइस अगर मेरा ए है पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरा बी भी क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर ए मेरा निगेटिव है तो मेरा बी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब अगर इससे हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं कि बी लेस देन ए की है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग अगला स्टेटमेंट देखते हैं, बी में क्या दिया गया है भाई। देखो बी में कह रहा है ए लेस देन 0। अब अगर ए लेस देन 0 है तो मतलब क्या हो गया, ए निगेटिव है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मेरा बी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखो बी इजकल टू क्या है, ए का पावर 5। अब ए निगेटिव है तो निगेटिव का पावर 5 क्या हो गया, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, बी इजकल टू ए का पावर 5 है और ए निगेटिव है तो बी भी निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए लेस देन 0 है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया, मतलब बी जो है लेस देन ए बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि ए का देखो ए जितना है उसका पावर 5 हो जाएगा, तो निगेटिव में पावर है तो क्या हो जाएगा मेरा, ए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी मतलब क्या हो गया, ए और बी को कंबाइन करके हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, अब सी को देख लेते हैं। सी में क्या है भाई, सी में है मॉडुलस ऑफ बी ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये क्या है भाई, मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है, ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ ए। तो देखो मॉडुलस ऑफ बी क्या होता है भाई, ये होता है प्लस माइनस बी होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन है प्लस माइनस ए। तो इसका 4 केस हो गया, देखो 4 केस आ रहा है इसका। या तो क्या होगा मेरा, बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है और जो है मेरा ए निगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। या तो क्या होगा मेरा, ए पॉजिटिव है और बी निगेटिव है, ठीक है। तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा भाई, ए ग्रेटर देन बी। अब मान लो क्या होगा, मान लो बोथ पॉजिटिव है, ठीक है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। और एक और केस आएगा जिसपे मेरा बोथ निगेटिव है, ए भी निगेटिव है और बी भी निगेटिव है, जो ऊपर वाला केस था। तो इसमें क्या हो जाता है भाई, मेरा बी लेस देन ए हो जाता है। तो देखो इसमें तो मुझे क्लियर नहीं है कि मेरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है बी लेस देन ए है, तो इससे तो हमको क्लियर नहीं हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो हमको स्टेटमेंट बी में क्या दिया गया है, ए लेस देन 0 है, ठीक है, यानी ए निगेटिव है। तो देखो ए निगेटिव तो इसमें ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अब हम लोग ए और मतलब इससे तो आंसर नहीं कर सकते हैं, मतलब बी और सी से हम लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दो केसेस आ रहा है। अब हम लोग ए और सी को देख लेते हैं, ठीक है, ए और सी के केस को देख लेते हैं। तो ए में क्या दिया गया है मुझे, ए में तो दिया गया है बी इजकल टू ए का पावर 5 है, ठीक है। तो इसको भी अगर इससे मिला देंगे तो इसमें 4 पॉसिबिलिटी और इसमें खुद 2 पॉसिबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इससे भी हम लोग आंसर नहीं कर सकते हैं, मतलब ए और बी से ही सिर्फ आंसर कर सकते हैं कि बी लेस देन ए है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ओनली ए एंड बी आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। और थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ बी जो होता है प्लस माइनस बी होता है, ठीक है। होपफुली आपने स्कूल में पढ़ा होगा ये, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो गाइज अब आगे हम लोग क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन पे, और ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें क्वांटिटी 1 कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 1333 का पावर 27 और उसका पावर भी 55 है। और क्वांटिटी 2 क्या है भाई, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर 127 का पावर 43 और का पावर 52। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान से देखना। क्वांटिटी 1 क्या है मेरा भाई, 1333 का पावर 27 है, 27, और उसका पावर क्या है, 55 है। तो ध्यान से देखना, इसका जो यूनिट डिजिट है 3 है, मतलब 3 को अगर आप 4 बार करोगे, मतलब 4 का पावर रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाता है भाई, 81 आया ना। ये तो यानी यूनिट डिजिट 1 आता है ना। तो इसको अब इस तरह हम लोग ब्रेक करते हैं, जैसे 133 है, इसका पावर 4 लेते हैं, ठीक है, और एक बार और पावर लेते हैं 6, तो इसका यूनिट डिजिट 1 ही होगा, क्योंकि 1 का पावर कितना बार भी करोगे 1 ही आएगा ना। और बच क्या गया मेरा, 1333 का पावर कितना बच गया, 3। अब इसका यूनिट डिजिट क्या आया, 7 आ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो ये दोनों का कंबाइंड है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया भाई, 7 आ गया ना। मतलब कोई भी नंबर है इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका पावर 55 है। अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। देखो 7 का पावर अगर आप 4 बार करोगे तो इसका भी जो यूनिट डिजिट है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लो आप, जो ये 7 का कुछ भी है, इसका पावर 4 कर दो और उसका भी पावर कितना कर दो, 13 कर दो, 13 चौके 52, तो यानी ये यूनिट डिजिट 1 आ गया, ठीक है। और बचा हुआ जो नंबर है इसका पावर कितना है, 3 हो जाएगा। तो गाइस क्या हो गया, 7 सत्ते 49 और फिर लास्ट में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसका डिजिट यूनिट डिजिट 1 है, इसका 3 है, तो 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा, इसका जो कंबाइन यूनिट डिजिट है 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से समझा देता हूँ, देखो
3 का पावर 4 अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो इसको मैंने 2 भाग में ब्रेक कर लिया। इसका यूनिट डिजिट 1 आया, 3 का पावर 3 7 आया, तो इसका 7 आया। अब उसके ऊपर 55 है, तो इसका 7 का पावर 4 1 होता है, तो इसको 13 का किया तो ये 1 आ जाएगा। बचा हुआ 3 है, 7 49 मतलब लास्ट में 3 आएगा। तो टोटल यूनिट डिजिट इस नंबर का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी क्वांटिटी 1 मेरा क्या हो गया, इसका जो यूनिट डिजिट है ये 3 आ गया। अब क्वांटिटी 2 को देख लेते हैं। ठीक है, अब क्वांटिटी 2 में क्या है मेरा भाई, 127 का पावर 43 और उसका पावर 52 है। ठीक है, 127 का पावर क्या है मेरा, 43 है, और उसका पावर 52 है। तो हम लोग कॉमन सेंस यूज करके बनाएंगे। फिर से देखो वही बात है, 7 का अगर आप 4 बार करो, 7 7 49, तो यूनिट डिजिट 1 आएगा ना। तो 127 का आप 4 करो और उसके ऊपर कितना कर दो, 10 कर दो, तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब 127 कितना बच गया भाई, 3 बच गया। तो फिर से इसका यूनिट डिजिट कितना रह गया, 3 रह गया, उसका पावर 52 है। तो अब जो मेरा नंबर है इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3 है, और इसका पावर नंबर कितना है, 52 है। तो 3 का पावर फिर से 4 बार कितना होगा, 1 होगा। तो इसको आप क्या लिख दोगे, जो भी ये 3 का नंबर है इसको 4 और फिर से एक बार कितना कर दो, 13। यानी इसका तो 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो यानी इसका क्या हो गया, ये जो क्वांटिटी 2 है इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऑब्वियसली मेरा क्या है, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ए विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का क्वेश्चन मेंसुरेशन पे है, और ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से देखना। इसमें क्वांटिटी 1 क्या है मेरा भाई, इसमें जो क्वांटिटी 1 है ये क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सर्किल गिवन इन फिगर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब एक रेक्टेंगल है, इसके इनसाइड एक सर्किल है मेरा। ठीक है, और जो है इसका एरिया जो है क्या है, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया गया है। वैल्यू ऑफ परसेंट बाय विच लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन द ब्रेथ। कह रहा है मतलब लेंथ जो है ब्रेथ से कितना ज्यादा है रेक्टेंगल का, वो परसेंट निकालना है। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 है आपका। तो ध्यान से देखना। तो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, इसको इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ये जो सर्किल है इसको आप देखो, ये क्या है, इसका डायमीटर है कि नहीं, ये इसका डायमीटर है ना, बीच में कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये रेडियस रेडियस हो गया ना, तो मतलब ये जो आपका ये रेक्टेंगल है इसका जो चौड़ाई है ये क्या हो जाएगा, इसका रेक्टेंगल का चौड़ाई क्या है, 2 टाइम रेडियस, डायमीटर के बराबर है ना, और लेंथ एल मान लो। तो इसमें क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सर्किल जो है ये इक्वल टू क्या है, हाफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना, जहां आर सर्किल का रेडियस है 1/2, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ एल इंटू ब्रेथ जो कि 2 टाइम रेडियस है। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला गया, आर एक आर चला गया, तो मेरा एल कितना हो गया भाई, 22/7 इंटू आर हो गया ना, ये हो गया। अब मुझे क्या कह रहा है, क्वांटिटी 1 क्या है मेरा, ये चाहिए लेंथ ब्रेथ से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। तो क्वांटिटी 1 क्या है भाई, लेंथ माइनस ब्रेथ। तो लेंथ कितना है, 22/7 इंटू आर है, माइनस ब्रेथ चौड़ाई कितना है उसका, 2 टाइम रेडियस है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 टाइम रेडियस चौड़ाई इंटू 100। तो इसको फटाफट कैलकुलेट करो, ये 14 हो जाएगा और ये 8 आर हो जाएगा। ठीक है, 8 आर बाई 14 आर इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 4, और ये हो गया 7, यानी 400/7% हो गया ना। तो ये कितना हो गया आपको, ये हो जाएगा 7×5 = 35 और 5×7 = 49, 57 1/7% हो जाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 पता चल गया मुझे। अब क्वांटिटी 2 क्या है भाई, इसको ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर व्हेन इंक्रीज बाय 10 सेंटीमीटर। मतलब एक अपोजिट साइड का जो स्क्वायर है अगर वो 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाए, तो भाई देखो क्वांटिटी 2 में क्या कह रहा है कि स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि अगर साइड इसका 10 से इंक्रीज हो जाएगा तो स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा भाई, स्क्वायर जो है मेरा ये रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर उसकी लंबाई को आप बढ़ा दोगे तो उसका चौड़ाई डिफरेंट हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई, तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा ना। तो कह रहा है मतलब कितना, कितना से इंक्रीज कर रहा है भाई, बाई इंक्रीजिंग 10 सेंटीमीटर। टू अपोजिट साइड को, टू अपोजिट साइड को 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है, टू अपोजिट साइड को, तो अब ये रेक्टेंगल बन गया ना। तो इसका जो है इस प्रोसेस में क्या बोल रहा है भाई, एरिया जो है इंक्रीज करता है, एरिया ऑफ फिगर इंक्रीज बाय 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ परसेंट बाय विच एरिया इंक्रीज। तो इस केस में जो इसका एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, एरिया जो है कितना इंक्रीज होता है भाई, एरिया इंक्रीज कितना हो जाता है इसका, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस केस में इसका साइड क्या हो जाएगा, साइड जो है क्या हो जाएगा भाई, स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, 400/10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा,
इसके साइड का स्क्वायर होता है, वही होता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा ये 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ परसेंट बाय विच एरिया इंक्रीज, कितना परसेंट से एरिया इंक्रीज किया। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया का परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा। देखो एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज करता है और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है 1600 है, तो इतना इंटू 100 हो जाएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 से चला गया, ये 25 से चला गया, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो मेरा क्वांटिटी 2 पता चल गया और क्वांटिटी 1 पता चल गया। क्वांटिटी 1 क्या है 57 1/7% और क्वांटिटी 2 क्या है मेरा 25। तो मेरा क्या है क्वांटिटी 1 क्या है भाई, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइज आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम पे बेस्ड और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे मतलब कॉमन सेंस यूज करके बना रहा हूँ। इसमें देखो पी क्यू आर नेचुरल नंबर है, ठीक है, मेरा पी क्यू आर क्या है भाई नेचुरल नंबर, और आपको नेचुरल नंबर पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है 1 से लेके स्टार्ट होता है 1 2 3। और क्या कह रहा है देन वैल्यू ऑफ पी क्यू इजकल टू आर प्लस क्यू, ठीक है, तो पी क्यू इनका जो वैल्यू है ये आर प्लस क्यू का वैल्यू है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये क्या होगा, तो ये निकालने के लिए स्टेटमेंट ए में मुझे क्या दिया गया भाई, अब स्टेटमेंट ए में दिया गया है कि P प्लस आर इजकल टू 8 प्लस क्यू। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जो है हम लोग P का वैल्यू क्या लिख सकते हैं 8 प्लस क्यू माइनस आर। तो बेसिकली अगर इसको आप दोनों इक्वेशन को यूज भी करोगे तो इसमें कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है P क्यू आर, और इक्वेशन मेरा कितना है भाई 2 है, तो मतलब 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल तो नहीं निकलेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि ए को हम लोग सिर्फ यूज करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं कि आर प्लस क्यू कितना होगा। अब बी स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो बी में देखो क्या दिया गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई पी प्लस वन, ठीक है, यानी क्यू का वैल्यू क्या है भाई आर बाई रूट पी प्लस वन है। तो यहाँ ध्यान से देखना ये जो है क्यू और आर में रिलेशन है, तो अभी भी अगर आप यूज करोगे पी क्यू, देखो 3 वेरिएबल है और इसमें मतलब 3 वेरिएबल इसमें भी है, तो मतलब अगर ए को कंबाइन करे और बी को कंबाइन कर दे, ठीक है, ए और बी को कंबाइन कर दे तो हम लोग आंसर कर सकते हैं। क्योंकि देखो 3 वेरिएबल है मेरा, एक ये इक्वेशन हो जाएगा, एक ये इक्वेशन होगा और एक ये इक्वेशन होगा। तो 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशंस है, तब तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना पी क्यू आर के लिए। अब हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, हमको सिर्फ डिटरमाइन करना है कि क्या हम इसको आंसर कर सकते हैं। तो भाई ए बी से बिल्कुल कर सकते हैं। अब सी में आते हैं, सी इक्वेशन क्या है क्यू इजकल टू पी प्लस टू, ठीक है, सी क्या है मेरा भाई क्यू पी प्लस टू। तो फिर देखो एक और इक्वेशन आ गया, लेकिन इसको भी हम लोग सिंपली यूज करके नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कंबाइन करो आप, मान लो बी के साथ कंबाइन कर रहे हो तो फिर से मेरा 3 इक्वेशन आ गया और 3 वेरिएबल, तो इससे भी हम लोग आंसर कर सकते हैं, मतलब बी और सी से भी आंसर कर सकते हैं। अब ए में देखो, ए में फिर वही पी प्लस आर पी क्यू आर का रिलेशन है, और एक ओरिजिनल क्वेश्चन में भी पी क्यू आर का रिलेशन है, और सी में भी क्यू पी का रिलेशन है, तो मतलब ए और सी से भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। मतलब कोई भी 2 स्टेटमेंट से हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो क्या होगा एनी 2 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, डी विल बी द आंसर। तो गाइज अब आते हैं क्वांटिटी कंपैरिजन के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका टाइम एंड वर्क पे बेस्ड है, तो देखो इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। 8 मैन एंड 4 वोमेन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज, मतलब 8 मैन है और 4 वोमेन है, ठीक है, किसी भी काम को कितने दिन में कर लेता है 6 डेज में कर लेता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय ए वोमेन इन 1 डे, मतलब एफिशिएंसी जो है मैन का ये 2 टाइम्स है एफिशिएंसी ऑफ वोमेन का, मतलब वोमेन जितने टाइम में काम खत्म करती है उससे मैन कितना हाफ टाइम लेता है, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी इसका 2 टाइम है। और क्या कह रहा है 8 मैन एंड 4 वोमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, 8 मैन और 4 वोमेन कोई काम को स्टार्ट करता है और आफ्टर 2 डेज 2 दिन तक ये दोनों काम करता है, उसके बाद क्या होता है 4 मैन एंड लेफ्ट एंड 4 न्यू वोमेन ज्वाइन। अब इसमें 4 मैन छोड़ देता है काम को, तो अब कितना बच गया भाई 4 मैन बच गया। और गाइस क्या कह रहा है यहाँ पे कि 4 वोमेन ज्वाइन कर लेती, ठीक है, 4 न्यू वोमेन ज्वाइन कर लेती, यानी आप कितना हो गया 8 वोमेन। तो अब कह रहा है कि क्वांटिटी 1 में क्या कह रहा है मोर डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, मतलब बचे हुए काम को कितना एक्स्ट्रा दिन लगेगा करने में। तो देखो एफिशिएंसी दिया गया है मैन और वोमेन का, एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है ना, मैन और वोमेन का क्या रेशियो भाई 2:1, ठीक है, 2:1 दिया गया है ना, तो इसको मान लो ये 2A यूनिट काम करता है, ये A यूनिट काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा कितना है भाई। तो देखो टोटल वर्क का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, 8 मैन और 4 वोमेन 6 दिन में काम कर लेता है, तो 8 मैन, मैन का एफिशिएंसी क्या है भाई 2A, वोमेन कितना है 4, इसका एफिशिएंसी क्या है A, और टोटल डेज कितना लेता है काम करने में इतना इंटू 6 कर देंगे तो यही टोटल वर्क हो जाएगा ना, 8 दूना 16, चौके 20 छके 120 से, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क।
अब देखो 8 मैन और 4 वोमेन जो है 2 दिन काम साथ मिलके करता है, तो 2 दिन में ये कितना काम कर लेगा भाई? 2 डेज में कितना काम हो जाएगा? ये देखो 8 इंटू इसका एफिशिएंसी क्या है 2A, और 4 वोमेन का एफिशिएंसी क्या है 4 इंटू A इंटू 2, इतना ही टोटल वर्क कर लेगा ना। तो कितना काम हो जाएगा 16 4 20, यानी 40A काम जो है ये 2 दिन में कर लेगा। ठीक है, अब जो है रिमेनिंग वर्क कितना है, जिसको हम लोग पूछ रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितने टाइम में होगा खत्म, यही पूछ रहा है ना। तो रिमेनिंग वर्क कितना है भाई? 120 से माइनस 40 से यानी 80 है ना। लेकिन अब ये जो 80 है ये 4 मैन और 8 वोमेन कर रहा है, क्योंकि 4 मैन छोड़ देता है तो यानी 4 मैन इसमें घटा दिया और इसमें 4 न्यू वोमेन आ जाती तो 8 वोमेन है। तो ये 4 मैन और 8 वोमेन कितने दिन में इस काम को करेगी भाई? तो देखो एफिशिएंसी कितना है इसका 2A है, यानी ये कितना हो गया 8A, और ये कितना है या वोमेन का एफिशिएंसी A है तो ये कितना हो गया 8A। तो यानी ये टोटल कितना करता है 16A यूनिट्स पर डे के हिसाब से काम कर रहा है, तो 80A इतने काम को कितने दिन में कर लेगा? कितना डेज लगेगा, कितना एक्स्ट्रा डेज लगेगा भाई? टोटल जो रिमेनिंग वर्क है और जो है मेरा जितना 4 मैन और 8 वोमेन का एफिशिएंसी है जो 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 डेज में वो एक्स्ट्रा जो वर्क है उसको फिनिश कर लेगा, तो मतलब मेरा क्वांटिटी 1 क्या हो जाएगा 5 डेज। ठीक है, और क्वांटिटी 2 क्या है मेरा 5 डेज, तो यानी मतलब क्या हो गया क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस पे बेस है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है एक्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स बी। ठीक है, तो ए से बी के जाता है एक्स, मेरा ए है ये बी है, एक्स किधर से जाता है ए टू बी जा रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है आफ्टर 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के बाद वाई स्टार्टेड फ्रॉम बी टुवर्ड्स ए। अब 2 घंटे के बाद जो है 2 घंटे के बाद मेरा वाई स्टार्ट करता है बी से ए की ओर आता है। ठीक है, बाई द टाइम एक्स ट्रेवल्ड 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अगर मान लो ये डिस्टेंस डी है, जब तक ए d/5 डिस्टेंस कवर करता है 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, वाई हैड ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम, मतलब वाई भी है इतना ही डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, d/5 ही, तो ऑब्वियसली इसका स्पीड क्या होगा ज्यादा है। यानी क्या है दिया भी है कि वाईज स्पीड इज थ्राइस दैट ऑफ एक्स स्पीड। अब वाई का जो स्पीड है वो कितना है 3 टाइम्स है एक्स के स्पीड से। ठीक है, इसको नोट कर लिया। अब क्वांटिटी 1 क्या है डिफरेंस इन टाइम टेकन बाय एक्स टू एंड वाई टू रीच देयर रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन, मतलब एक्स को ए से बी जाने में कितना टाइम लगा और वाई को बी से ए जाने में कितना टाइम लगा, उसका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग मान लेते हैं एक्स का स्पीड मान लो भाई, एक्स का जो स्पीड है इसको मान लो, ये है मान लो एक्स किलोमीटर पर आवर है, स्मॉल एक्स किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना कवर करेगा भाई एक्स 2 घंटे, क्योंकि ये पहले चल लेता है तो 2 घंटे में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस क्या होता है आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, तो यानी 2x किलोमीटर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं सपोज जो है एक्स जो है t आवर्स लेता है ट्रेवल करने के लिए 1/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब y कितना ले रहा है भाई, y तो इससे 2 घंटा कम ले रहा है ना, t-2 आवर्स ले रहा है सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया है y का स्पीड कितना है 3 टाइम x का स्पीड है। अब डिस्टेंस देखो सेम है 1/5 डिस्टेंस है ना दोनों में, सेम डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है कि नहीं। तो यानी क्या हो गया वेलोसिटी का रेशियो टाइम का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे t-2/t जो है ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ना उसके स्पीड के इनवर्सली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा 3t-6 कितना हो जाएगा t, यानी 2t=6 यानी t का वैल्यू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब देखो इसमें क्या दिया गया है मेरा 1/5 जो डिस्टेंस है 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी, 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ए बी कितना है भाई, कितना है ये 3 × x है ना, क्योंकि देखो x जो है मेरा ये जो a से b की ओर जा रहा है 1/5 डिस्टेंस को ये x किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो इतना डिस्टेंस में इसका कितना हो जाएगा 3x की हो जाएगा ना, इतना किलोमीटर। मतलब जो है मेरा ये टोटल जो ए बी डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 15x किलोमीटर हो जाएगा ना, 15x किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमको टाइम कितना ले रहा है एक्स और वाई डेस्टिनेशन पहुंचने में वो निकालना है, तो टाइम टेकन बाई एक्स टू कवर द, ये इतना टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लेगा भाई, टोटल डिस्टेंस कितना है 15x है और वेलोसिटी कितना है एक्स का x है, तो ये कितना टाइम लेगा 15 घंटा। और y कितना टाइम लेगा, y कितना टाइम लेगा डिस्टेंस टोटल इसको 15x करना है लेकिन इसका वेलोसिटी क्या है 3 टाइम्स है x का, तो ये कितना टाइम लेगा भाई 5 घंटा लेगा। तो दोनों के टाइम का डिफरेंस पूछ रहा है ना क्या होगा टी एक्स माइनस टी वाई कितना हो जाएगा 15 - 5 यानी 10 आवर्स।
ठीक है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10 आवर्स हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था ना, क्वांटिटी 1 मेरा कितना हो जाएगा, 10 आवर्स। अब मेरा क्वांटिटी 2 दिया है 12 आवर्स, तो मेरा क्या है, क्वांटिटी 2 ज्यादा है क्वांटिटी 1 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो गाइस अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन, ये आपका मिक्सर एंड एलिगेशन पे बेस है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ए वेसल कंटेन्स 2.5 लीटर ऑफ वाटर एंड 10 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल है आपका, ठीक है, इस वेसल में क्या है भाई, वाटर और मिल्क है। तो कितना मिल्क है भाई, 2.5 लीटर, इसमें वाटर है, और मिल्क कितना है, मिल्क जो है 10 लीटर है, ठीक है, 10 लीटर मिल्क है। और क्या कह रहा है, 20% ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेसल आर रिमूव्ड। अब इसमें से 20% जो है मिक्सर, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अभी देखो रेशियो क्या है इसका दोनों का, 1:4 है ना। तो इससे अगर 20% निकाल रहा है, मतलब इसका कितना हो गया, इसका 20% कितना हो गया, 0.5 लीटर को रिमूव कर दिया जा रहा है, ठीक है, इसको माइनस कर देते हैं। और इसका 10%, इसका 20% कितना हो जाएगा, 10 लीटर का भाई, ये हो जाएगा 2 लीटर, इसको रिमूव कर दिया जाता है। तो अब कितना बच गया, ये 2 लीटर बच गया, और ये कितना बच गया भाई, ये आपको बच गया 8 लीटर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, टू द रिमेनिंग कंटेंट्स x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। मतलब रिमेनिंग कंटेंट में x लीटर वाटर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो मिक्सचर जो है इसका रेशियो जो है x+2, वाटर और मिल्क का रेशियो जो है रिवर्स हो जाता है। अभी 1:4 है ना, तो क्या हो जाता है 4:1। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो फटाफट, कितना हो जाएगा 32, यानी x का वैल्यू कितना आ गया भाई 30। देखो x का वैल्यू जो है, ये क्वांटिटी 2 मेरा कितना आ गया 30। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन वाई लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड अगेन टू रिवर्स द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। तो गाइस देखो, अब x 30 हो गया मेरा, तो मतलब अब मेरा ये कितना है, अब जो वाटर है ये कितना हो गया, 32 लीटर हो गया, और मिल्क कितना है 8 लीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगर इसमें y लीटर मिल्क फिर से अगर ऐड कर देंगे, तो रेशियो मिल्क वाटर का फिर से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा ये है 32 लीटर और 8 लीटर है। तो अब 32 लीटर ये वाटर ऐसा ही रहेगा, और मिल्क में अगर y जोड़ देंगे, तो मिल्क और वाटर का रेशियो फिर से रिवर्स हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, अभी रेशियो क्या था 4:1 था ना, अब क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8+, तो गाइज ये 8+y कितना हो जाएगा आपको, 4×2=8, 4×3=12, 128 हो गया। यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 128 माइनस 8, 120 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू भी पता चल गया, यहाँ से y का वैल्यू कितना हो गया 120 हो गया। तो मेरा क्या है, ऑब्वियसली क्वांटिटी 1 क्या है मेरा, बड़ा है क्वांटिटी 2 से। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा भाई, आंसर ई हो जाएगा, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, जैसे ही बोल रहा था कि इतना लीटर निकाल दिया, तो हम लोगों ने रिमेनिंग कर लिया, अब जितना ऐड कर दिया तो उसका रेशियो रिवर्स हो गया। तो हम लोग को जो जो बोल रहा है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको बस जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ता है, जो बोलता है आपको फॉलो करके एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के फटाफट बन गया, ठीक है। तो गाइज आपका ये क्वेश्चन जो है डाटा सफिशिएंसी का प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस है, ठीक है, और बहुत मतलब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो मुझे इस क्वेश्चन को आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जो भी बच्चे बना लेंगे मतलब वो एसबीआई पीओ मेंस 2026 के लिए रेडी है। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट करो, और अगर ये क्वेश्चन बना लोगे मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वो आपने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया होगा, गया होगा, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस कराए, ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाले प्रैक्टिस कराए, यही आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस में पूछा जाएगा, ठीक है। और क्वांटिटी कंपैरिजन भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए, और ये सारे क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इस बार का जो एसबीआई पीओ 2026 का मेंस है, इसमें भी ये टॉपिक के इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, सेम लेवल रहेगा। तो मेक श्योर आप इस लेवल को मेंटेन करो, और आने वाले टाइम में इससे भी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा मतलब हाई लेवल में प्रैक्टिस कराऊंगा डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन के क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा जो अरिथमेटिक बेस कैसलेट डीआई है, अरिथमेटिक बेस, उसकी भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। और जो कैसलेट है बेसिकली अरिथमेटिक टॉपिक के लाइक प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, ठीक है। और जो आपका मिक्सचर एलिगेशन, बोट एंड स्ट्रीम, उस पे जो कैसलेट बेस है अरिथमेटिक, उसकी भी मैं बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। इसके अलावा जो अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है हाई लेवल के, ठीक है, जो आपको एसबीआई पीओ मेंस में पूछा जाएगा, उसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि उसके भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेक श्योर आप जो है, मैं भी जो भी प्रैक्टिस कराता हूँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और मेरा अप्रोच देखो सॉल्व करने का, मेंस लेवल क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जो अप्रोच है वही आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि जो आपके एसबीआई 2026 मेंस में क्वेश्चन होंगे वो कंसेप्चुअल होंगे, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, लेंथी एंड कम्प्लेक्स नहीं होंगे, कंसेप्चुअल होंगे।
तो आपके कॉन्सेप्ट अगर 100% क्लियर रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और मैं दिखा रहा हूँ कि कितना ईजिली बनते हैं, ठीक है। तो गाइज आप कमेंट करके बताना आज के सेशन आपको कैसा लगा, और आने वाले टाइम में आप किस तरह की मतलब मेंस की वीडियो देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक पे मैं फोकस करूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।